हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये टेस्ट नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और फिर यह फुल टेस्ट होगा जिसमें हम लोग 150 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए। इसमें हम लोग इतिहास से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन हो या फिर आधुनिक भारत का इतिहास हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आर ओ हो या फिर से यूपी पीसीएस हो, उसमें इतिहास का वेटेज ठीक ठाक रहता है। 20 से 25 क्वेश्चन से जो है आप लोगों को इतिहास से देखने को मिलेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जो बार बार पढ़ने के बाद भी हम उसे जो है याद नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे फैक्ट को रिकॉल करने में मदद मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित पाषाणकालीन स्थल और उनके उत्खननकर्ता के विषय में सही सुमिलित नहीं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है। सोहना घाटी, डी एन वाडिया, बागौर, वी एन मिश्रा, वीर भानपुर, बीबीलाल और मेहरगढ़ केसी ओझा। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़ केसी ओझा। बात करें अगर मेहरगढ़, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में यह बोलन नदी के तट पर स्थित है और इसकी जो खोज है वह 1975 ईस्वी में फ्रांसोया जॉर्ज द्वारा की गई थी। फ्रांसोया जॉर्ज द्वारा की गई थी, जबकि अन्य जो विकल्प हैं वो सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, ताम्रपसाड़ संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। इस काल में कपास की कृषि की जाती थी। इस काल के लोग केवल काले व लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे। आहड़ सभ्यता के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। इस काल के लोग वस्त्र निर्माण विधि को जानते थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इस काल के लोग केवल काले मृत भांड का उपयोग करते थे। यही गलत है। ठीक है, ताम्रपसाड़ की अगर हम बात करें, ताम्रपसाड़ काल के लोग चाक पर बने काले व लाल मृद भांडों का प्रयोग और चित्रित मृद भांडों, जो चित्रित धूसर मृद भांड था उसका भी प्रयोग करते थे। तो ऐसा नहीं है केवल कि लाल मृद भांड का प्रयोग करते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, इनके द्वारा जो लाल मृद भांड है उसका भी प्रयोग किया जाता था। इसके साथ साथ जो चित्रित धूसर मृद भांड है उसका भी प्रयोग करते थे और जो चौक पर बने मृद भांड होते थे उनका भी प्रयोग किया जाता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यही गलत है। नेक्स्ट देखिए, एडविन अर्नॉल्ड द्वारा लिखित पुस्तक एशिया के ज्योतिपुंज द लाइट ऑफ एशिया के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। महात्मा बुद्ध के जीवन से, एशियाई देशों में चोल राज्यों की विजय से, कुषाणों की चीन विजय या फिर भारत के प्राचीन समय व्यापार। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है द लाइट ऑफ एशिया, जिसकी रचना एडविन अर्नॉल्ड द्वारा की गई थी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुहरें इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। यह मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी। यह संस्कृति प्रस्तर शिल्प में भी उतनी ही विकसित थी जितनी धातु शिल्प में। प्रस्तर मतलब पत्थर। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है, इस संस्कृति की जो सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं उनकी मुहरें हैं और अब तक लगभग 20,000 से अधिक मुहरें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से अधिकांश मुहरों पर लघु लेखों के साथ एक सींग वाले जानवर, भैंस, बाघ, बकरी आदि इनकी जो है आकृतियां देखने को मिलती हैं। और सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का जो एक बहुत ही बड़ा महत्व था। शासकों का ध्यान क्षेत्र विजय की ओर नहीं बल्कि व्यापार की ओर ज़्यादा रहता था। सिंधु सभ्यता जिसमें अस्त्रों शस्त्रों का अभाव पाया जाता है और ऐसा क्या माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि मातृ प्रधान होने के कारण जो है जो नरसंहारक हथियार है वह नहीं देखने को मिलती है। और इस संस्कृति में शिल्पी धातु की खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे। कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति है वह इसका श्रेष्ठ जो है उदाहरण है। और यहाँ के जो लोग हैं शिल्प में पिछड़े हुए थे। इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ के लोग प्रस्तर शिल्प में भी उतने ही विकसित थे जितने कि धातु शिल्प में। तो यही विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस सभ्यता के लोग जो हैं वह शिल्प में पिछड़े हुए थे और प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ कोई महान प्रस्तर प्रतिमा नहीं पाई गई है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है,
तीसरा आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, वैदिक युग में प्रचलित शब्दावली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सीता, हल के फाल से जुती हुई भूमि, किनास किसान, पर्जन्य कृषि भूमि के संरक्षक देवता, इव्य राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्जन्य कृषि भूमि के संरक्षक देवता, यही आपका गलत है। बात करें अगर हम, तो पर्जन्य जो है वह वर्षा के देवता थे, न कि कृषि भूमि के संरक्षक देवता। ठीक है, पर्जन्य वर्षा के देवता थे। कृषि भूमि के संरक्षक देवता जो थे वह क्षेत्रपति थे। ठीक है, जो कृषि भूमि के संरक्षक देवता थे उन्हें क्षेत्रपति कहा जाता था। मारुत तूफान के देवता थे। रुद्र क्रोध गुस्सा आदि के प्रतीक थे। औषधि के संरक्षक देवता थे। वाज्रपति जो है चारागाह के प्रधान होता था। और कुलाल जो है या मिट्टी के बर्तनों, मिट्टी का जो बर्तन बनाया जाता है, जैसे वर्तमान समय में जो जिन्हें हम कुम्हार कहते थे, उस समय में मिट्टी के बर्तन जिसके द्वारा बनाया जाता था उसे कुलाल कहा जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ स्थल दिए गए हैं और समाधान। हड़प्पा में जो है ताबूत वाले समाधान की जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। ताबूत वाले समाधान की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सनौली जो है यहाँ पर विस्तारित समाधान की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल जो है यहाँ से संयुक्त समाधान की प्राप्ति हुई है। लोथल से संयुक्त समाधान की प्राप्ति हुई है। और मोहनजोदड़ो से कलश समाधान की प्राप्ति हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन डी 4 3 2 1। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमिलित नहीं है? कुछ संप्रदाय दिए गए हैं और उसका संस्थापक दिया गया है। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक वासव, नाथ संप्रदाय के मत्स्येंद्र नाथ, पशुपत के लकुलिस और शुद्ध शैव के वासुदेव। आपको बताना इसमें कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुद्ध शैव के वासुदेव, यही गलत है। अगर हम बात करें शुद्ध शैव संप्रदाय के संस्थापक थी, तो इसकी जो स्थापना है, इसके जो संस्थापक हैं वह श्रीकांत शिवाचार्य थे। ठीक है, अन्य जो विकल्प है वो सही है। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक वशव, नाथ संप्रदाय के मत्स्येंद्र नाथ, पशुपत के लकुलिस और शुद्ध शैव संप्रदाय के जो संप्रदाय के संस्थापक हैं वह श्रीकांत शिवाचार्य थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, वैदिक कालीन समाज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नियमित कर प्रणाली इस काल की विशेषता थी। सेना का कार्य कृषक वर्ग ही करते थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। यह एक नियमित कर प्रणाली इस काल की विशेषता थी, यही गलत है। वैदिक काल में न तो कर प्रणाली स्थापित हुई थी और न ही वैतनिक सैन्य व्यवस्था थी। राजा के जो सगे संबंधी होते थे उन और जो अधिकारी होते थे, ठीक है, इनके द्वारा मिल करके जो है सेना का नेतृत्व किया जाता था। और पशुचारण समाज की जनसेवा के बदले में कृषक समाज की किसान सेवा स्थापित हुई। विष जो जनजातीय किसान वर्ग ही सेना का सशस्त्र दल का कार्य करते थे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा सही है, पहला गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इस समय कोई नियमित सेना नहीं थी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ वेद दिए गए हैं, पुरोहित दिए गए और वेद दिया गया है, तो कौन किससे संबंधित है उससे आपको सुमिलित करना है। ब्रह्मा की बात करें, ब्रह्मा की अगर हम बात करें, ब्रह्मा जो है वो किसके रचयिता के हैं? ब्रह्मा की अगर हम बात करें तो यह जो है अथर्ववेद के रचयिता को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद के रचयिता को ब्रह्मा कहा जाता था। उद्गाता, उद्गाता की अगर हम बात करें तो सामवेद के रचयिता को या सामवेद का जो गायन करता था उसे उद्गाता कहा जाता था। और होत्रा जो था, होत्र कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं होता मिलता है। यह जो है ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता था उसे होता या होत्र कहते थे। और अध्वर्यु यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले को अध्वर्यु कहा जाता था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारतीय शासकों में निम्नलिखित में से किस राजा की उपाधि द्वितीय परशुराम या अपरो परशुराम थी? शिशुनाग, महापद्मनंद, अजातशत्रु या फिर उदय? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महापद्मनंद। महापद्मनंद इसने द्वितीय परशुराम या अपरो परशुराम की उपाधि धारण की थी। और इसे जो है अन्य जो इसकी उपाधियाँ थी वह उग्रसेन, एकराट, कली का अंश, ये सभी जो उपाधियाँ हैं इसी की थी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महापद्मनंद। अशोक के बृहत शिलालेख और उनकी अवस्थिति के संबंध में सही सुमिलित है। धौली कर्नाटक, मनसेहरा हाजरा, सुपारा आंध्र प्रदेश, कालसी जूनागढ़।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मनसेहरा हाजरा। मनसेहरा हाजरा यही जो है आपका सही है। धौली की बात करें, धौली पूरी उड़ीसा में है, सोपारा थाने महाराष्ट्र में है और कालसी जो है यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल के देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस काल में देवता में सर्वोच्च स्थान प्रजापति को मिला था। इस काल में लोग विष्णु देवता को अपना पालक और रक्षक मानते थे। शूद्रों के देवता के रूप में पूषण का महत्व था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है। जैन धर्म में प्रचलित चातुर्याम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ द्वारा जो है चतुर्याम का सिद्धांत दिया गया था। देखिए, जैन धर्म में चतुर्याम का जो सिद्धांत है पार्श्वनाथ ने दिया था। अपरिग्रह अर्थात संपत्ति का संग्रह न करना, अहिंसा, अमृषा अर्थात झूठ न बोलना, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, और महावीर स्वामी द्वारा इसमें पांचवा महाव्रत जोड़ा गया था। महावीर स्वामी द्वारा जो है पांचवा महाव्रत जोड़ा जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। लेकिन जो अन्य जो चतुर्याम है वह जो दिया गया था वह पार्श्वनाथ द्वारा किया था, ठीक है। और जब इसमें महावीर स्वामी द्वारा ब्रह्मचर्य जोड़ा गया तब इसे पंच सिद्धांत कहा गया, ठीक है, पांचवा सिद्धांत जोड़ा गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें क्वेश्चन से बन सकता है। निम्नलिखित संतों को उनके कालक्रम के अनुसार सही क्रम में लगाइए। माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है कालक्रम के हिसाब से। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए सबसे पहले आ जाएंगे रामानुजाचार्य। इनका जो कार्यकाल है वो 12वीं सदी था, 12वीं सदी था, ठीक है। इसके बाद आएंगे वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य माधवाचार्य आएंगे। इनका जो काल था वो 14वीं शताब्दी था। वल्लभाचार्य का 15वीं शताब्दी था। तो क्या हो जाएगा 3-1-2, 3-1-2 ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। रामानुजाचार्य का जो काल था 12वीं शताब्दी था, माधवाचार्य का 14वीं शताब्दी और वल्लभाचार्य का 15वीं शताब्दी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जैन और बौद्ध धर्म के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन धर्मों का उदय वैदिक धर्म में व्याप्त कुरीतियों और ब्राह्मण श्रेष्ठता के विरुद्ध हुआ था। इन धर्मों के उद्भव का आर्थिक कारण नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। ईसा पूर्व 6ठी सदी के निम्नलिखित महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व से पश्चिम अंग, मगध, काशी, कौशल और वत्स। यह जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? किसान अपनी उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में देते थे। इस काल में किसानों से सिंचाई कर लिया जाता था। मौर्यों का शासन पूर्वोत्तर भारत को छोड़ करके तमिलनाडु सहित सारे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरे में क्या कहा है कि इस काल में किसानों से सिंचाई कर लिया जाता था, यह आपका गलत है। इसकी अगर हम बात करें, देखिए किसान अपनी उपज का चौथे हिस्से से लेकर के छठे हिस्से तक के कर के रूप में देते थे, ठीक है। और जिन किसानों को सिंचाई सुविधा दी गई थी उनसे सिंचाई कर लिया जाता था, ठीक। और मौर्यों का जो शासन है यह भारत में केवल तमिलनाडु तक पूर्वोत्तर भारत के भाग को छोड़कर के समस्त भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है। क्या कहा है एक दूसरे में कि इस काल में किसानों से सिंचाई कर लिया जाता था। जो सिंचाई कर उन्हीं से लिया जाता था जिन्हें सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जाती थी, ठीक है, न कि सबसे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। अशोक की धार्मिक नीति और यज्ञ विरोधी रुख से ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई। अशोक ने पशु पक्षियों के वध को निषिद्ध कर दिया और कर्मकांडीय अनुष्ठानों पर रोक लगाई, जिसके परिणामस्वरूप ब्राह्मणों की आय में कमी आई। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ महाजनपद दिए गए और राजधानियां दिया गया है। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशल महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की कौशल महाजनपद जो थी इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है। वत्स की कौशाम्बी थी, ठीक है। और मत्स्य महाजनपद जो है, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और अंग की राजधानी थी चंपा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3-2-4-1, 3-2-4-1, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
यह गुप्तचर व्यवस्था थी। संस्था और संचार गुप्तचर व्यवस्था थी, ठीक है। जिसमें संस्था की अगर हम बात करें, संस्था वे गुप्तचर थे जो एक ही स्थान पर रह करके संस्थाओं में संगठित होकर के गुप्तचर व्यवस्था का कार्य करते थे। और संचार ऐसे गुप्तचर थे जो घूम घूम कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती थी उन्हें देते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और ये भी याद रखिएगा कि संस्था में कौन आते थे और संचार में कौन आते थे, ठीक है। संस्था जो एक ही स्थान पर रह करके गुप्तचर व्यवस्था का कार्य करती थी, और संचार वे थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम के गुप्तचर व्यवस्था का कार्य करते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ अधिकारी दिए गए हैं और कार्य दिया गया है। दैवारिक, यह महल परिचारकों का प्रमुख होता था। दैवारिक जो है महल परिचारकों का प्रमुख होता था। नागरक्षक, नगर अध्यक्ष, नागरक्षक नहीं नगर अध्यक्ष है, ठीक है। नगर अध्यक्ष की अगर हम बात करें, यह कस्बों और शहरों की निगरानी करने वाला अधिकारी होता था, ठीक है। नगर रक्षक जो है यह कस्बों और शहरों की निगरानी करने वाला दंड नायक था, ठीक है। सन्निधाता, सन्निधाता तो जो है वो राजकीय कोष का मुख्य संरक्षक होता था, सन्निधाता। और समाहर्ता जो है यह कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3-4-2-1, 3-4-2-1। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी समितियों तथा उप समितियों का उल्लेख किया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 समिति और 6 उप समितियों का यह निर्धारण किया। 1 समिति 6 उप समिति का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाणों द्वारा सबसे अधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, कथन और कार्य दिया गया है, सही आंसर का चयन करना है। सातवाहन काल में कई प्रशासनिक इकाइयाँ मौर्य साम्राज्य के समान थीं। सातवाहन काल के प्रशासन में सैनिक और सामंतवादी प्रचलन के लक्षण भी देखने को मिलता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अशोक द्वारा धर्म प्रचारक के रूप में निम्नलिखित में से किसे ताम्रपड़ी अर्थात लंका अर्थात श्रीलंका भेजा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्र और संघमित्रा, जो उनके अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इसमें और अगर हम देखें, यवन देश में इसने महारक्षित को भेजा था, हिमालय देश में मज्जिम को, वनवासी में रक्षित को भेजा था, और महिष मंडल में महादेव को भेजा था। सुवर्ण भूमि जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है वहाँ पे इसने सोन और उत्तरा को भेजा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्र और संघमित्रा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ पुस्तकें दी गई हैं और उसके लेखक दिया गया है। सौंदरानंद की रचना किसके द्वारा की गई थी? सौंदरानंद पुस्तक की रचना जो है अश्वघोष ने की थी। सौंदरानंद की रचना की थी अश्वघोष ने। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन द्वारा की गई थी। कामसूत्र की रचना की गई थी वात्स्यायन द्वारा। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। और 10 कुमार चरितम या 10 कुमार चरित की रचना दंडिन ने की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3-4-1-2, 3-4-1-2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन बढ़ते हुए अनुक्रम में सही है? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम, उसके बाद वीथियाँ आती थी, फिर विषय, भुक्ति, फिर राज्य। तो सबसे बड़ा जो था वो राज्य था, फिर भुक्ति था, उसके बाद विषय, वर्तमान जिले के समान था, ठीक है। इस समय का जिला, उस समय का विषय, ठीक है, दोनों एक समान है। फिर वीथियाँ आती थी, फिर ग्राम आता था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार नवरत्नों से अलंकृत था। अजंता की चित्रावली गुप्तकालीन बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में नवरत्न नहीं रहते थे, बल्कि किसके दरबार में रहते थे? अगर हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है क्या रहते थे? नवरत्न रहते थे, ठीक है। नवरत्नों की जो संख्या है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थी। कितने लोग थे? टोटल 9 लोग थे, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे उसमें कौन कौन था? इसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बैताल भट्ट, घटकर्पण, वाराहमिहिर और वारुरुचि जैसे विद्वान रहते थे, जिसे नवरत्नों की संज्ञा दी गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
आर्यभट्टी गणित के क्षेत्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचयिता आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के निवासी थे। ईसा की 5वीं सदी के प्रारंभ में भारत में दार्शनिक पद्धति का ज्ञान था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों आपके सही हैं। ठीक है, तीनों जो विकल्प हैं वो सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से किसकी देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, धार्मिक जो न्यास थे, धार्मिक न्यासों की देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी द्वारा किया जाता था। किसका? धार्मिक न्यासों की देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए इसी अगर हम बात करें, धार्मिक जो न्यास है इसकी संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और इसकी देखभाल करने के लिए अग्रहारिक नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ भूमि के प्रकार दिए गए हैं और उसकी विशेषता दी गई है। अप्रहत भूमि, अप्रहत वह भूमि होती थी जिसमें बिना जोती हुई जंगली जो भूमि थी, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत भूमि कहा जाता था। ठीक है, बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता था अप्रहत भूमि। अप्रदा, अप्रदा भूमि बिना बंदोबस्त की हुई भूमि को अप्रदा भूमि कहा जाता था। ठीक है, और आदेव मात्रिक भूमि, अदेव मात्रिक भूमि वह भूमि होती थी जो कृत्रिम साधनों की सिंचाई पर निर्भर हुआ करते थे। ठीक है, कृत्रिम साधनों की सिंचाई पर जो निर्भर थी उसे अदेव मात्रिक भूमि कहा जाता था। और आद्य स्तंभ, निकृष्ट भूमि को आद्य स्तंभ कहा जाता था। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 4, 2, 3, ऑप्शन सी। 1, 4, 2, 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना हर्ष ने की थी। चालुक्य राजा पुलकेशिन की राजधानी बादामी थी। हर्ष का प्रशासन गुप्तों की तुलना में अधिक सामंतिक और विकेंद्रीकृत था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। हर्षचरित की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो हर्षचरित की रचना हर्ष या हर्षवर्धन द्वारा नहीं, बल्कि इसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। ठीक है, हर्षचरित की रचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। इसमें जो है कुछ परमारकालीन मंदिर दिए गए हैं और उसके स्थल दिए गए हैं। जैसे आदिनाथ की जैन प्रतिमा, आदिनाथ की जैन प्रतिमा यह कहाँ पे है? आदिनाथ की जो जैन प्रतिमा है यह भोजपुर में है। आदिनाथ की जैन प्रतिमा है भोजपुर में। सिद्धेश्वर मंदिर यह नीमर में है, सिद्धेश्वर मंदिर है नीमर में। और 10 भुजाधारी शिव मंदिर, 10 भुजाधारी शिव प्रतिमा या शिव मंदिर जो है यह रामगढ़ में है। और पार्वती मंदिर है धार में या धारा में। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाल शासक धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अमोघ वर्षों को काव्य शास्त्र पर प्रथम कन्नड़ ग्रंथ लिखने का श्रेय दिया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है वो सही है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ राजवंश दिए गए और उसका स्थान दिया गया है। मौखरी राजवंश, मौखरी वंश कहाँ पे था? यह था कन्नौज में। मैत्रक वंश कहाँ पे था? मैत्रक वंश जो है यह वल्लभी में था। और पुष्यभूति वंश जो है यह था थानेश्वर में। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सही सुमिलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, मौखरी वंश का जो स्थान है वह कन्नौज में है। मैत्रक वंश का वल्लभी में, पुष्यभूति वंश का थानेश्वर में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहला और तीसरा जो है गलत है, मतलब सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। गयासुद्दीन तुगलक शेख निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है सही है। पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे और गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। ऑप्शन सी सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। यह अलाउद्दीन खिलजी के समय भारत आया था। इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था। और कब आया था? 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
इसने दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। इसकी विद्वता के कारण इसे अपने युग का अरस्तु कहा गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवाने बंदगान, और यह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सल्तनत काल का पहला शासक था। ठीक है, और इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी विद्वता के कारण अरस्तु कहा जाता है। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी विद्वता के कारण अरस्तु कहा जाता है, और जो फिरोज शाह तुगलक है उसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाला वंश तुगलक वंश था। दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाला वंश सैयद वंश था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, दिल्ली सल्तनत पर प्रारंभ जो है गुलाम वंश से हुआ, जिसके शासकों ने 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक शासन किया। और सबसे अधिक समय तक शासन करने की अगर हम बात करें तो तुगलक वंश का शासन जो है सबसे अधिक समय तक था, जो 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक शासन किया था। और सबसे कम समय तक शासन करने वाले जो वंश था वह खिलजी वंश था, न कि सैयद वंश। ठीक है, खिलजी वंश जो है सबसे कम समय तक शासन किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन प्रमुख अधिकारी का कार्य आगंतुकों को सुल्तान से मिलवाना होता था? सहना मंडी, अमीर ए हाजिब, सर ए जानदार, या फिर मजूमदार? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर ए हाजिब। इसका कार्य क्या होता था? इसका कार्य होता था जो लोग हैं उन्हें, जो आगंतुक हैं मतलब आए हुए सुल्तान से मिलने आने वाले जो लोग हैं इनको सुल्तान से मिलवाना, यह इसका कार्य होता था। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। ठीक है, सिंचाई कर लेने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का 1/5 भाग सैनिकों को दिया। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात इसमें पूछा है कौन सा विकल्प गलत है, तो एक और दो दोनों विकल्प गलत हैं। दोनों विकल्प गलत क्यों हैं? क्योंकि अगर हम बात करें इसकी, तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने सिंचाई पर कर लगाया था। ठीक है, और इसका जो कर था वह हक ए सर्ब था। हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाया गया था। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें शरीयत के अनुसार युद्ध प्राप्त लूट से धन का 1/5 भाग सुल्तान के पास, जबकि 4/5 भाग सैनिकों के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने ठीक इसके विपरीत किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, सिकंदर लोदी निम्न में से किस भाषा में अपनी कविताएं लिखता था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फारसी भाषा में सिकंदर लोदी द्वारा अपनी आत्मकथा लिखा जाता था। और यह जो है गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं लिखता था फारसी भाषा में। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। और इसमें आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से अपने संस्थापक शासकों के साथ सुमेलित है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जो है सही सुमेलित है। दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। दीवाने अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, और दीवाने मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुल्तान के किस शासक ने अल्लाह का प्रतिनिधि का खिताब धारण किया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुबारक शाह खिलजी ने अल्लाह का प्रतिनिधि का खिताब धारण किया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्यासुद्दीन तुगलक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसने निर्णयों में एक रूपता के लिए विधि संहिता का निर्माण कराया। इसने सल्तनत काल में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराया। दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य ग्यासुद्दीन तुगलक का था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। दिल्ली सल्तनत में सबसे विस्तृत साम्राज्य की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक विस्तृत साम्राज्य जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक का था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। सल्तनत काल में भूमि अनुदान देने की प्रथा को पुनर्जीवित किया गया था किसके द्वारा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने घरी और चराई नामक कर लगाया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में गृहकर समाप्त कर दिया। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है।
अलाउद्दीन खिलजी ने घरी रहने वाले जो घर में रहते थे उन पर घरी कर और पशुएं जहाँ पे चरते थे उस पर चराई कर घरी और चरी कर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया था और औरंगजेब द्वारा गृह कर को समाप्त कर दिया गया था। दोनों विकल्प सही हैं। ग्यासुद्दीन बलबन ग्यासुद्दीन बलबन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसने दीवाने आरीज की स्थापना की। इसने सीजदा और पायबोस प्रथा को समाप्त कर दिया। इसने तुर्काने चहलगानी को नष्ट कर दिया। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। इसने सीजदा और पाबोस प्रथा को समाप्त नहीं किया बल्कि सीजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है। नेक्स्ट देखिए, बैरागी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। बैरागी संप्रदाय के संस्थापक थे रामानंद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रामानंद जो है यह बैरागी संप्रदाय के संस्थापक थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे। इन्होंने कुरान और वेद दोनों की प्रशंसा की और यह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। इन्होंने कुरान और वेद दोनों की प्रशंसा की, यह गलत है। इसमें इसका क्या हो जाएगा कि इनके द्वारा कुरान और वेद दोनों की भर्त्सना की गई थी। ठीक है, दोनों की आलोचना की गई थी, न कि प्रशंसा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। इनके द्वारा जो है कुरान और वेद इन दोनों की भर्त्सना अर्थात आलोचना की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ज्ञानेश्वर राजस्थान, शंकरदेव असम, नरसिंह मेहता गुजरात, नामदेव महाराष्ट्र। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ज्ञानेश्वर राजस्थान यह गलत है। ज्ञानेश्वर इनका जो संबंध है वो कहाँ से है, महाराष्ट्र से। ज्ञानेश्वर का संबंध है महाराष्ट्र से। अन्य विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कादरी शाखा की मियाँ खेल शाखा के संस्थापक मियाँ मीर मिलान मीर थे। मियाँ मीर दारा सिकों के आध्यात्मिक गुरु थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, निरंकारी आंदोलन का संबंध किस धर्म से था। निरंकारी आंदोलन का संबंध किस धर्म से था ये आपको बताना है। सिख हिंदू शाक्त या फिर शैव। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निरंकारी आंदोलन का जो संबंध है वह सिख धर्म से था। सिख धर्म से संबंधित था निरंकारी आंदोलन। ठीक है, और निरंकारी आंदोलन की शुरुआत या स्थापना कब की गई थी। 1851 में इसकी शुरुआत की गई थी या इसकी स्थापना की गई थी बाबा दयाल दास द्वारा। बाबा दयाल दास द्वारा 1851 में निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसका जो मुख्य क्षेत्र था वह पंजाब, पश्चिम बंगाल और पश्चिमी पंजाब, यह सब जो क्षेत्र है यह मुख्य रूप से इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन की पहचान कीजिए। गुरु अंगद को गुरुमुखी के प्रणेता माना जाता है। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव ने अकाल तख्त की स्थापना की थी और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। गुरु अर्जुन देव ने अकाल तख्त की स्थापना की थी, यह गलत है। देखिए गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की, जबकि अकाल तख्त की जो स्थापना है वह हरगोविंद द्वारा की गई थी। गुरु हरगोविंद द्वारा अकाल तख्त की स्थापना की गई थी और गुरु अर्जुन देव जो 5वें सिख गुरु थे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कृष्णदेव राय के शासनकाल में प्रसिद्ध हजारा मंदिर का निर्माण किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन राज्य सबसे पहले स्थापित हुआ था। बहमनी, गोलकुंडा, जौनपुर या फिर खानदेश। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बहमनी राज्य की स्थापना पहले की गई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसने हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इस साम्राज्य का जो विस्तार है वह बरार से लेकर के दक्षिण में कृष्णा नदी तक है और इसका जो समय काल है वो 1347 से लेकर के 1527 ईस्वी तक था। ठीक है, और 1347 को अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू, इसने जो है इसकी उपाधि धारण करके गुलबर्गा की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, बहमनी। और इसका संस्थापक कौन था ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। जहां पनाह नगर, फिरोजा तुगलक, इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश के मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। चार मीनार का निर्माण अहमद शाह बहमनी ने और कीर्ति स्तंभ का राणा कुंभा ने। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहां पनाह नगर। जहां पनाह नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा कराई गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जहां पनाह नगर की स्थापना कराई गई थी।
ठीक है। और इल्तुतमिश के मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। चार मीनार का निर्माण अहमद शाह बहमनी ने करवाया था। और कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने जो करवाया था वह किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित मध्यकालीन मकबरों में से कौन अष्टभुजाकार मकबरा का उदाहरण नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन डी, जो अकबर का मकबरा है वह अष्टभुजाकार नहीं है। अन्य जो है जैसे सिकंदर लोदी का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा और मुबारक सैयद का मकबरा, यह तीनों मकबरे जो है अष्टभुजाकार हैं। लेकिन अकबर का मकबरा जो है इसका निर्माण जो है चारबाग शैली में किया गया है। ठीक है, वर्गाकार में, वर्गाकार चारबाग शैली में किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लीलावती गणित का अनुवाद किसने किया था। लीलावती गणित का अनुवाद किसने किया था। पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने किया था। भगवती का अनुवाद दारा सिकोह ने किया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। देखिए, इसमें अगर हम बात करें पंचतंत्र का जो अनुवाद है अबुल फजल ने अनवारे सुहेली नाम से किया था। भगवत गीता का अनुवाद शाहजहां ने और पंचतंत्र तथा लीलावती का जो अनुवाद है अकबर के काल में किया गया था। ठीक है, अकबर के काल में। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अकबर की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अकबर के समय, जब अकबर का जो मृत्यु हुआ था उस समय मुगल साम्राज्य में कुल प्रांतों की संख्या 15 थी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री जहांगीर के काल से संबंधित नहीं है। पीटर मुंडी, सर टॉमस रो, विलियम फिच या फिर फ्रांसिस्को पेलसर्ट। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पीटर मुंडी। पीटर मुंडी का जो संबंध है वह जहांगीर के शासनकाल से नहीं है। पीटर मुंडी जो कि इटली का यात्री था और यह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। जबकि टॉमस रो अंग्रेज राजदूत था, विलियम फिच भी एक अंग्रेज यात्री था और फ्रांसिस्को पेलसर्ट डच यात्री था। और यह तीनों जो है किसके समय में आए थे, जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें अन्य भी हैं जैसे विलियम फिच हो गया और फ्रांसिस्को पेलसर्ट हो गया, यह सभी जो हैं जहांगीर के शासनकाल में आए थे, याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अकबर के समय मुगल प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था। बैरम खान ने वजीर के पद पर रहते हुए स्वयं शाही निर्णय लेना शुरू कर दिया था। मीर बख्शी राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मीर ए आतिश तोपखाने का प्रमुख होता था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर बख्शी राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, यही गलत है। ठीक है, यह जो है गलत है। मीर बख्शी की अगर हम बात करें, मीर बख्शी जो है यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, न कि राजस्व विभाग का। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने कानून ए हुमायूं की रचना की थी। अब्बास खां शेरवानी, खोंदमीर बदायूनी या फिर अबुल फजल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खोंदमीर द्वारा कानून ए हुमायूं की रचना की गई थी। कानून ए हुमायूं या कानून ए हुमायूनी, इसकी रचना जो है खोंदमीर द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मध्ययुगीन इतिहास में पहला युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, घाघरा का जो युद्ध है यह जल एवं थल दोनों जगह पे लड़ा गया था। ठीक, और कब हुआ था, 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था, जो बाबर और अफगानों के मध्य में हुआ था। ठीक है, जिसमें बाबर अंतिम रूप से विजयी हुआ था। और यह मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध था जो जल एवं थल दोनों जगह जो है लड़ा गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की दूसरी बार स्थापना की गई थी। किस युद्ध के बाद जो है मुगल साम्राज्य की दूसरी बार स्थापना की गई थी, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सरहिंद के बाद। ठीक है, और पानीपत का युद्ध जो आपका 1526 में हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और इसके बाद अगर हम बात करें, हुमायूं ने 1540 से 1555 ईस्वी तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। उसके बाद 1555 में हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य में सरहिंद का युद्ध होता है। ठीक है, जिसके बाद जो है हुमायूं विजयी होने के बाद दिल्ली में प्रवेश किया और इस प्रकार इसने दूसरी बार जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, 1540 से लेकर के 1555 तक हुमायूं निर्वासित जीवन, अर्थात कह सकते हैं कि भारत से या भारतीय क्षेत्र से बाहर था। क्यों, क्योंकि उस समय जो है जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी द्वारा पराजित किए जाने के बाद यह भारत से पलायन कर गया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और सरहिंद युद्ध जो 1555 में हुआ था, इसके बाद यह पुनः भारत में प्रवेश करता है और दूसरी बार जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
बुद्धिमता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। उक्त वाक्य जो है किसके संदर्भ में कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं के बारे में कहा गया है। यह जो कथन है वो हुमायूं के बारे में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कादरी उपनाम से कविताएं लिखता था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दारा सिको। कादरी उपनाम से इनके द्वारा कविताएं लिखी जाती थी, दारा सिको द्वारा। निम्नलिखित में से किस मकबरे को एक वफादार पत्नी का उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक कहा जाता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, देखिए हुमायूं का मकबरा मुगल काल और अकबर के शासन काल में बनी पहली इमारत थी, जिसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हामिदा बानो बेगम ने करवाया था। और इस मकबरे का जो नक्काशी है मिर्जा गियास ने तैयार किया था। हुमायूं के मकबरे को एक वफादार पत्नी का उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध निम्न में से किसके, और ये भी देख लिए कि इसका जो निर्माण किया गया था वह ईरानी शैली और भारतीय दोनों शैलियों के मिश्रण से इसका निर्माण किया गया था मंदिर का। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, शैली अगर पूछ लें तो भी जो है कन्फ्यूज नहीं होना है। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर की सेना के बीच में जो है यह युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को इस्लाम धर्म न स्वीकार करने पर दीवार में चुनवा दिया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वजीर खान है। वजीर खान, देखिए गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर मुगल सूबेदार वजीर खान ने इन्हें जीवित ही दीवार में चुनवा दिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तराधिकारी। अच्छा ये बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि जो यह सूबेदार था किस शासक के अंडर जो है सूबेदार था, या किस शासक के समय में यह सूबेदार था। ठीक है, यह क्वेश्चन तो वैसे इजी है, आप लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो बता देंगे। ठीक है। उत्तराधिकार के युद्ध में विजय के पश्चात कौन बहादुर शाह प्रथम की उपाधि लेकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुअज्जम। देखिए मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में संघर्ष हुआ, किसके लिए? उत्तराधिकार के लिए। और अंतिम रूप से मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है यह आपको बताना है। इसमें जो है जो शासक दिए गए हैं उनका क्रम दिया गया, आपको बताना है कौन सा क्रम सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्रुखसियर, उसके बाद फिर शाहजहां द्वितीय आता है, फिलहाल अहमद शाह, उसके बाद जो है अकबर शाह द्वितीय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वीर दाऊद निम्नलिखित में से किस राज्य के संस्थापक थे? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रुहेलखंड का। रुहेलखंड के संस्थापक थे वीर दाऊद। अन्य देख लीजिए, बंगाल का संस्थापक 18वीं शताब्दी में जो स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए थे उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनता रहता है, तो आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बंगाल की स्थापना 1713 में मुर्शीद कुली खां द्वारा की गई थी। हैदराबाद की स्थापना 1724 में चिनकिलीज खां, निजामुल मुल्क चिनकिलीज खां द्वारा की गई थी। और अवध की स्थापना 1739 में सादत खां बुरहानु मुल्क द्वारा की गई थी। त्रावणकोर की स्थापना मार्तंड वर्मा द्वारा। अहोम की स्थापना रुद्र सिम्हा द्वारा। मैसूर की स्थापना 1761 में हैदर अली द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राजपूत शासक सवाई राजा मिर्जा जय सिंह को सवाई की उपाधि किस शासक द्वारा दी गई थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्रुखसियर ने इन्हें मिर्जा की उपाधि दी थी। ठीक है, सॉरी मिर्जा कह रहे हैं, सवाई की उपाधि जो है यह फर्रुखसियर द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने शासनकाल में मंदिर पुनर्निर्माण हेतु दान दिया था? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? हैदर अली, टिप्पू सुल्तान, सादत खां, सादतुल्ला खां या फिर सादत अली खां। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टिप्पू सुल्तान ने। देखिए निरंकारी आंदोलन सिख धर्म के भीतर इसकी अगर हम बात करें टिप्पू सुल्तान ने अपने शासनकाल में जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए धन दान दिया था। और उसने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं, हिंदू संवत अंकित करवाता था और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के पाश्चात्य प्रणाली को लागू किया। टिप्पू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और टिप्पू सुल्तान के बारे में अन्य जो वक्तव्य हैं वो भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में जर्मनी यात्री बैरन कलीवेन ह्यूगुल का आगमन हुआ था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रणजीत सिंह के शासनकाल में। रणजीत सिंह के शासनकाल में जर्मन यात्री बैरन कलीवेन ह्यूगेल का जो है आगमन हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन में सिलेदार कौन था? शिवाजी के प्रशासन में जो सिलेदार था वह स्वतंत्र सैनिकों को सिलेदार कहा जाता था। ठीक है, किसके? शिवाजी के शासनकाल में। ऑप्शन सी हो जाएगा। राक्षस भुवन की संधि किसके मध्य हुई थी? राक्षस भुवन की जो संधि है वह माधवराव प्रथम और निजाम के बीच में राक्षस भुवन की संधि की गई थी। और कब की गई थी? 1763 में। 1763 में यह संधि हुई थी माधवराव प्रथम और निजाम के बीच में। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ आंग्ल मराठा युद्ध और गवर्नर जनरल। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारन हेस्टिंग के समय, द्वितीय आंग्ल मराठा लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय, तृतीय लॉर्ड हेस्टिंग के समय। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा जो है गलत है। देखिए, अगर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो यह 1775 से 1782 में हुआ था। ठीक है, और इस दौरान जो है यह किसके बीच में हुआ था? यह जो है इसकी अगर हम बात करें प्रथम आंग्ल मराठा, यह वारेन हेस्टिंग प्रथम आंग्ल मराठा 1775 से 82 के दौरान हुआ था। और यह नारायण राव और वारन हेस्टिंग के विधवा जो सालबाई की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, इसमें सही तो है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारन हेस्टिंग के समय में हुआ था। सही तो है। इसमें देखिए क्वेश्चन जो है गलत दिया है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध है वह 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। और 1782 में यह युद्ध समाप्त हुआ और सालबाई की संधि द्वारा मतलब युद्ध समाप्त हुआ था। और इसमें जो अंग्रेजों का नेतृत्व है वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। और इसमें जो है अंग्रेजों का जो नेतृत्व है वो वेलेजली द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है वेलेजली द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था और वेसिन की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह जो है लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। तो इसमें जो ये दिया है कौन सही सुमिलित नहीं है, यह गलत दे दिया है। ठीक है, इसमें इसको देना चाहिए कौन सही सुमिलित है। तीनों विकल्प सही सुमिलित है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह वेलेजली के समय में हुआ था। ठीक है, तो जिसमें इसमें जो गलत है वह केवल दो गलत है। ठीक है, केवल दो, पहला सही है तीसरा सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि द्वितीय आंग्ल जो मराठा युद्ध है वो वेलेजली के समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरजमल को। सूरजमल को जाटों का प्लूटो या इसने अफलातून कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था। एक्सला सैम्पेल की संधि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद हुई थी। वाडिवास का युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए एक्सला सैम्पेल की संधि की अगर हम बात करें, यह जो है प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बाद जो है 1748 में एक्सला सैम्पेल की संधि हुई थी। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने अपने पहले किलेबंद कारखाने की स्थापना मद्रास में की। उसे किस नाम से जाना जाता था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अंग्रेजों द्वारा जो मद्रास में पहला अपना किला स्थापित किया गया था उसका जो नाम दिया गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज दिया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और यह दक्षिण भारत का पहला जो है मुख्यालय यहीं पर बनाया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्या? सबसे पहले आएगा आपका मुर्शीद कुली खां, जिसका शासनकाल जो है 1700 से लेकर के 1727 तक था। ठीक है, उसके बाद है आपका सुजाउद्दीन का जो शासन है 1727 से लेकर के 29 तक था। ठीक, उसके बाद है अलीवर्दी के शासन की अगर हम बात करें, इसका जो है 1740 से लेकर के 1756 तक था। उसके बाद आएगा सिराजुद्दौला जिसका 1756 से लेकर के 1757 तक था। ठीक है, 57 तक था, जब तक कि प्लासी का युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 में। 1765 ईस्वी बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन को 1772 में रॉबर्ट क्लाइव ने समाप्त कर दिया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के नवाब के साथ हुई थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव द्वारा समाप्त नहीं, बल्कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, जिसे 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा समाप्त किया गया था। किसके द्वारा समाप्त किया गया था? वारेन हेस्टिंग द्वारा। ठीक है, तो द्वैध शासन जो था उसे वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था 1772 में, और इसकी जो शुरुआत की गई थी वह रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले निम्न में से किस शासक द्वारा अपनी सेना का यूरोपीय तर्ज पर आधुनिकीकरण किया गया था? किसके द्वारा किया गया था सबसे पहले, यह आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदर अली द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, हैदर अली ने अपनी सेना का यूरोपीय तर्ज पर आधुनिकीकरण किया था। उसने पत्थर कला बंदूकों से लैस सैनिकों दस्ते बनाए, समुद्र तट की रक्षा के लिए जहाजी बेड़ों की स्थापना की। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सही सुमिलित है, यह आपको बताना है। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन के समय, व्यापकता सिद्धांत विलेजली के समय, इल्बर्ट बिल रिपन के समय, सहायक संधि कॉर्नवालिस के समय। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इल्बर्ट बिल विवाद जो है रिपन के समय था, यह आपका सही है। कब हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जबकि वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात करें, यह जो है लिंटन के समय में आया था। व्यापकता का सिद्धांत जो है डलहौजी के समय, और सहायक संधि जो है वेलेजली के समय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग, यह गलत है। जबकि प्रथम बर्मा युद्ध जो है लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह वेरेलस्ट के समय में हुआ था, 1767 से लेकर के 69 तक। और 1769 में मद्रास की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि वेरेलस्ट के नेतृत्व में हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में दास्ता उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। विलियम बेटी के समय में दास्ता उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1833 में। 1833 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लॉर्ड लिंटन के समय में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया था, और उसके बाद जो उन्हें केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लॉर्ड लिंटन के समय में। चार्टर एक्ट 1833 में कौन सा कथन गलत है? चाय के अतिरिक्त कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियों पर गवर्नर जनरल का पूर्णतः नियंत्रण स्थापित हो गया था। आपको बताना इसमें कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला गलत है। 1833 चाय के अतिरिक्त कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, गलत है। देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़ करके अन्य सभी जो व्यापारी के एकाधिकार है वह कंपनी के अधिकार समाप्त हो जाएंगे। और 1833 में जो चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छोड़ दिया गया था उसको भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों को यंग इंडिया के एक लेख में प्रकाशित किया था। फरवरी 1930 में इन मांगों को स्वीकार कर लिया गया। डाक आरक्षण बिल को पास करवाना 11 सूत्री मांगों में से एक था। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। इन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया था, इसीलिए तो गांधी जी ने कहा था कि मैंने जो है रोटी मांगी, बदले में मुझे कंकड़ या पत्थर मिला। ठीक है, तो पहला तीसरा सही है, दूसरा जो है गलत है। और 31 जनवरी 1930 तक का समय जो है महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था इन मांगों को मानने के लिए, और न मिला। उसके बाद जो है इन मांगों के संबंध में कोई जब सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद क्षुब्ध होकर के इन्होंने आरक्षण बिल पास करवाने का मुद्दा शामिल किया, और स्पष्ट ये जो है फिर जो है इसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930 में।
देखिए, ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के गठन की जो मांग है वह उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने ही शुरू किया था, और यह माना नहीं जाता है, सही है, ठीक है। और इनके द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की गई थी, लेकिन बाद में जो है ये भी बदल गए थे, और 1930 में इन्होंने कहा था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए जिसका नाम हो पाकिस्तान, ठीक। और इनके द्वारा जो है मुस्लिम लीग के 1930 में जो अधिवेशन किया गया था, वही अध्यक्षीय भाषण में एक अलग राष्ट्र की मांग की गई थी, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1937 में हुए चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार का गठन किया गया। पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस के तूफानी चुनाव प्रचार में गांधी जी ने प्रत्येक राज्य में जनसभा को संबोधित किया। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला और तीसरा जो है यह गलत है। पहला तीसरा गलत है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, कांग्रेस की जो सरकार बनी थी वह 11 में से 5 प्रांतों में बनी थी, न कि 8 प्रांतों में, ठीक है। 5 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, और इसमें गांधी जी द्वारा जो है इसका प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं किया गया था। गांधी जी ने एक भी चुनाव सभा को संबोधित नहीं किया था, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस से समाजवादी पार्टी की स्थापना निम्न से किसके नेतृत्व में की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, इसकी जो स्थापना की गई थी 1934 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर एक समाजवादी संगठन की तरह कार्य करता था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में नीचे कथन जो कथन दिए गए हैं उस पर आपको विचार करना है। लोगों को विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि इसमें जो है सभी को रिहा करने की बात नहीं की गई थी। सभी जो कैदी थे उन्हें रिहा करने की बात नहीं की गई थी। जो केवल राजनीतिक कैदी थे केवल उन्हें रिहा करने की बात की गई थी, ठीक है। जो उग्रवादी कैदी थे उन्हें रिहा करने की बात नहीं की गई थी, जिसमें जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे, जिसके बाद जो है गांधी समझौते के बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी। जिसके बाद जो है महात्मा गांधी का बहुत ही व्यापक स्तर पे पूरे भारत में विरोध हुआ था, और यह जहाँ पे गए थे वहाँ पे इन्हें काले झंडे दिखाए गए थे, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी कैदियों को रिहा करने की बात इसमें नहीं की गई थी। जो राजनैतिक बंदी थे केवल उन्हीं को ही रिहा करने की बात की गई थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। लाल किला मुकदमे में निम्न में से कौन सा सैनिक शामिल था। जनरल मोहन सिंह, GS ढिल्लो, जनरल शाहनवाज, जनरल प्रेमा सहगल। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 3, 4। यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें जो है जनरल GS ढिल्लो, जनरल शाहनवाज और जनरल प्रेमा सहगल, यह जो है तीनों लोग शामिल थे। इसमें मोहन सिंह शामिल नहीं थे, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किन स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। बलिया, मिदनापुर, झांसी, सतारा। इसका आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, बलिया, मिदनापुर और सतारा, यहाँ पे समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्रिप्स मिशन के प्रावधानों के अनुसार यह सभा अस्तित्व में आई थी। इस सभा में मौजूद प्रांतीय सभाओं तथा रियासतों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व था। सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की संख्या 19 थी। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इस सभा में मौजूद प्रांतीय सभाओं तथा रियासतों का जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व था यह आपका सही है, अन्य विकल्प जो है वो गलत है। देखिए, कैबिनेट मिशन द्वारा अनुशंसित योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा चुना जाना था। और संविधान सभा पहली बार जो है 9 दिसंबर 1946 को अपने पहले सत्र का आयोजन किया था। और संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से 229 जो है ब्रिटिश भारत से निर्वाचित थे, 70 देशी रियासतों द्वारा नामांकित थे। और संविधान सभा में कुल जो महिलाओं की संख्या थी वह 19 नहीं
15 थी। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव, कांग्रेस द्वारा अनुसमर्थित भारत छोड़ो आंदोलन। इन्हें जो है कालक्रम से आपको लगाना है, इन्हें कालक्रम से लगाना है। इसमें अगर हम बात करें मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, देखिए मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 में हुआ था। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसके बाद जो है कांग्रेस द्वारा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी 1940 में ही, लेकिन मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था उसके बाद की गई थी। ठीक है, 1940 में, क्योंकि मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन है वह मार्च 1940 में हुआ था और कांग्रेस का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत की गई थी वह अक्टूबर 1940 में की गई थी। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका कांग्रेस का व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। ठीक, यह आपका अक्टूबर में इसकी शुरुआत की गई थी और इसकी जो है मार्च में की गई थी। ठीक है, इसके बाद जो है क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था यह कब आया था, यह आया था 1942 में इसका भारत आगमन हुआ था। ठीक है, क्रिप्स मिशन का। और कांग्रेस द्वारा अनुसमर्थित भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी जो शुरुआत की गई थी यह भी 1942 में की गई थी, लेकिन इसके बाद की गई थी। ठीक, क्योंकि क्रिप्स मिशन जो भारत आया था यह जो है मार्च में आया था और जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह अगस्त में हुई थी, 8 अगस्त को। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेबल योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित करना शामिल नहीं था। विदेशी मामले जिसमें जनजातीय मामले भी सम्मिलित थे भारतीयों को सौंप जाने थे। कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या स्वर्ण हिंदुओं की समान होती थी। इसने पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन मंडल प्रस्ताव का समर्थन किया। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या स्वर्ण हिंदुओं के समान होनी थी। यह जो है आपका सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश ताज की ओर से अवशिष्ट विधायी शक्तियां ब्रिटिश संसद के विवेकाधीन थीं। सभी प्रांतों में द्विसदनी विधायिका की व्यवस्था की गई थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प जो है सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो एक न तो दो, अर्थात दोनों विकल्प जो है गलत हैं। देखिए भारत शासन 1935 के तहत 3 विषय, ये इसमें 3 विषय थे या 3 सूचियों का निर्माण किया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इसमें अवशिष्ट जो विधायी शक्तियाँ थी वह गवर्नर जनरल के विवेकाधीन होती थी। ठीक है, गवर्नर जनरल के विवेकाधीन थी, न कि ब्रिटिश संसद के। ठीक, और इसमें जो है मद्रास, बंगाल, बम्बई और संयुक्त प्रांत बिहार और असम में, इन 6 प्रांतों में द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और जो 5 प्रांत थे, टोटल कितने प्रांत थे, 11 थे। ठीक है, जिसमें से 6 प्रांतों में द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की गई थी और जो 5 प्रांत थे उसमें एक सदनीय विधानसभा ही मौजूद थी। तो दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें क्या दिया है कि सभी प्रांतों में द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने रायगढ़ में समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस वर्ष किया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1940 में। 1940 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930-32 में भाग लिया। वह आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सिपाहियों के बचाव के लिए प्रयासरत वकीलों में से एक थे। यह जो है किसके बारे में बोला जा रहा है, या कि यह जो वक्तव्य है किसके बारे में दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू के बारे में ये सभी जो संदर्भ है वो सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिक्री वर्ड प्लान का संबंध जो है किससे है। इसका जो संबंध है भारत के विभाजन से है। ठीक है, उस समय डिक्री वर्ड नामक एक अधिकारी थे जिनके द्वारा जो है भारत विभाजन से संबंधित जो प्रस्ताव है वह जो है उसको तैयार किया गया था, इसीलिए जो है इसे डिक्री वर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। सेब्रेस की संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी सेब्रेस की संधि के समय, आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा तुर्की की हार के बाद भारतीय मुस्लिम संप्रदाय इसके भविष्य को लेकर के चिंतित हो गई थी और खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य तुर्की के भाग्य को ऊपर उठाना था। 17 मई 1920 को सेब्रेस की संधि के प्रकाशन के बाद गांधी ने मुस्लिम नेताओं को असहयोग का तरीका अपनाने का सुझाव दिया था। ठीक है, तो जो सेब्रेस की संधि है वह असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप घटनाएं घटित हुई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन निम्न में से किस आंदोलन के दौरान किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है मंजरी सेना और वानर सेना का गठन किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। गांधी जी के विचारधारा के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध से अपने को अलग सिद्ध करने के लिए आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प जो है वो सही है। अगस्त प्रस्ताव की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को भी शामिल किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। सीआर फार्मूला निम्न में से किस वर्ष में लागू किया गया था? सीआर फार्मूला जो है किस वर्ष लाया गया था, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1944 में सीआर फार्मूला, जिसे चित्तरंजन दास ने तैयार किया था, सी राजगोपालाचारी ने इसे तैयार किया था। ठीक है, इसलिए इसे सीआर फार्मूला भी कहा जाता है। ठीक, और इसमें जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थे, इन दोनों के बीच में समझौता कराने के उद्देश्य से जो है सीआर फार्मूला पेश किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का सीधा संबंध निम्न में से किससे था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मुस्लिम लीग द्वारा जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। ठीक है, अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की अगर हम बात करें तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये डेट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिए गए 10 सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मूर्ति पूजा का विरोध, सत्य केवल वेदों में निहित है, बाल विवाह एवं पुनर्विवाह का विरोध, कर्म सिद्धांत का समर्थन। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बाल विवाह व पुनर्विवाह का विरोध यह गलत है। इनके द्वारा इसका समर्थन किया गया था, न कि विरोध किया गया था। तो ऑप्शन बी सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सर सैयद अहमद खां के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर सैयद अहमद खां ने फारसी भाषा में तहजीब उल अखलाक पत्रिका का संपादन किया था। सर सैयद अहमद खां ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था। सर सैयद अहमद खां ने कुरान पर टीका लिखी थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प जो है वो सर सैयद अहमद खां के बारे में सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ एक्ट अधिनियम दिए गए हैं और लड़कियों के विवाह की आयु दी गई है। नेटिव मैरिज एक्ट जो 1872 में पारित हुआ था, इसमें लड़कियों की विवाह की आयु जो है 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। सम्मति आयु अधिनियम जो 1891 में आया था, इसमें विवाह की उम्र 16 वर्ष निर्धारित की गई थी। शारदा अधिनियम जो 1829 में आया था, इसमें विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है। अन्य विकल्प जो है वो आपके गलत है। देखिए, सिविल मैरिज एक्ट या जिसे नेटिव मैरिज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसमें लड़कियों की विवाह की आयु को 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। सम्मति आयु अधिनियम 1891 और जो बहराम जी मालाबारी के प्रयत्नों से पारित कराया गया था, इसमें लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। और यही वजह है कि बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका शारदा अधिनियम जो 1929 में पारित हुआ था, और इसमें जो है लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु जो है 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, न कि 18 वर्ष। आगे जो है एक संविधान संशोधन या कह सकते हैं कि एक प्रावधान करके इसमें जो है विवाह की उम्र 18 वर्ष की गई थी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस वर्ष जो है विवाह की उम्र 14 वर्ष से बढ़ा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1833 के चार्टर अधिनियम के लिए 1833 के चार्टर अधिनियम में किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को बंद कर उसे विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। आपको बताना है कि इसका कौन सा विकल्प जो है सही होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है, इसमें क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को 1833 के अधिनियम द्वारा पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। ठीक है, और सिविल सेवकों की भर्ती के लिए और चयन के लिए जो खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई थी वो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा किया गया था। ठीक है, और कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को जो अलग किया गया था
वह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा इसे किया गया था। और खुली प्रतियोगिता जो है यह जो किया गया था वह 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। गीता रहस्य, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, गीत, इसमें निम्नलिखित को सुमिलित करना है। ठीक है, इसमें आपको बताना है गीता रहस्य, गीता रहस्य की जो रचना है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। अनहैप्पी इंडिया की रचना जो है लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया की रचना लाला लाजपत राय ने की थी। और द मैन व्यू डिवाइडेड इंडिया, इसकी रचना जो है रफ़ी अहमद जकारिया द्वारा की गई थी। और ए नेशन इन द मेकिंग की रचना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से लगाना है। इसमें अगर हम बात करें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है यह 1919 में आया था। ठीक, स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था वह 1923 में किया गया था। मोपला विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। चौरी चौरा कांड जो हुआ था वह 1922 में हुआ था। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, फिर मोपला विद्रोह 1, 4, फिर चौरी चौरा 1, 4, 3, फिर आएगा आपका स्वराज पार्टी 2। तो 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2 का इसमें किस में दिया है, 1, 4, 3, 2, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सुमिलित करना है। इसमें अगर हम बात करें कूका आंदोलन, कूका आंदोलन का नेतृत्व करता या इसके जो नेता थे वो कौन थे, कूका आंदोलन की अगर हम बात करें तो राम सिंह कूका, ये हो जाएगा। फराजी विद्रोह का नेतृत्व जो किया गया था सैयद अहमद खां द्वारा जो है फराजी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, और वहाबी आंदोलन का जो नेतृत्व है हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व जो है करम शाह द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4, 3, 1, 2, ऑप्शन 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, यह पुलिस आयोग दिया गया है और पुलिस आयोग की जो नियुक्ति है वह किसके अध्यक्षता में की गई थी, पुलिस आयोग की जो नियुक्ति है वह एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई थी। सिंचाई आयोग की जो नियुक्ति है वह कॉलिन स्टॉक के नेतृत्व में की गई थी। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति जो है टॉमस रैले, और रेलवे आयोग टॉमस रॉबर्टसन। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने की थी। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना विश्वनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और मानव धर्म सभा की स्थापना मंचाराम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, मंचाराम द्वारा की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2, 4, 3, 1, ऑप्शन सी, 2, 4, 3, 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत चापेकर बंधुओं ने की थी। अभिनव भारत समाज की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी। पत्रकारिता के कारण सजा पाने वाले पहले व्यक्ति जो है वो बाल गंगाधर तिलक थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प जो है सही है। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में वंदे मातरम को इस्लाम के विरुद्ध बताया गया था, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पीरपुर रिपोर्ट में वंदे मातरम को इस्लाम के विरुद्ध बताया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, 1930 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट को संशोधित कर शारदा एक्ट नाम दिया गया था। 1920 ईस्वी में प्रोफेसर धोधो केशव कर्वे ने नासिक में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में की गई थी। आपको बताना इसमें कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 में प्रोफेसर धोधो केशव कर्वे ने नासिक में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह गलत है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें प्रोफेसर डी.के. कर्वे द्वारा जो प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, इनके द्वारा 1906 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई में की गई थी। ठीक है, और 1916 में डी.के. कर्वे ने ही पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तत्पश्चात कूट से सही आंसर का चयन करना है। चौरी चौरा घटना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग थे। चौरी चौरा कांड का नेतृत्व भगवान अहिर द्वारा किया गया था। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, चौरी चौरा कांड का नेतृत्व भगवान अहिर ने किया था, लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नील विद्रोह की पहली घटना नदिया जिले में हुई थी। नील विद्रोह को बंगाल के बुद्धिजीवियों, प्रचार माध्यमों, छोटे जमींदारों का भी सहयोग प्राप्त था। नील बगान मालिकों के अत्याचार का वृहद चित्रण हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है यह आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तीसरा गलत है। नील बगान मालिकों ने अत्याचार का बृहद चित्रण हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था, यह गलत है। इसकी अगर हम बात करें, नील बगान मालिकों के अत्याचार का बृहद विवरण या चित्रण जो है यह दीनबंधु मित्र ने अपने नील दर्पण में किया था, न कि हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। ठीक है, किसने किया था, दीनबंधु मित्रा ने। ऑप्शन सी जो है गलत है। भारत में वर्षों से चली आ रही नरबली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। इसके समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को जाता है। ठीक है, हार्डिंग प्रथम ने नरबली प्रथा को समाप्त किया था। और इसमें अगर हम बात करें, हार्डिंग प्रथम को जाता है जिसके लिए उसने एक अधिकारी कैंपबेल की नियुक्ति की थी, जिसने 1844-45 ईस्वी तक इस प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। ठीक है, और यह जो नरबली प्रथा है यह मुख्य रूप से जो खोड़ जनजाति हैं, खोड़ जनजातियों में यह प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देश में स्थित प्रथम क्रांतिकारी संगठन का नाम क्या था यह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यायाम मंडल। व्यायाम मंडल जिसकी स्थापना जो है 1896-97 में की गई थी। 1896-97 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह जो है क्रांतिकारी संगठन की स्थापना दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि चापेकर बंधुओं द्वारा की गई थी, और इसे भारत का प्रथम क्रांतिकारी संगठन कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। किस क्रांतिकारी ने कहा था कि अंग्रेज 1.5 लाख हैं, मतलब 1.5 लाख हैं, तो हम 21 करोड़ उनके पास बंदूकें हैं, तो हमारे पास क्या है, घूसे हैं। किसने कहा था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजीत सिंह ने कहा था। हावड़ा षड्यंत्र केस में, हावड़ा षड्यंत्र केस से कौन सा क्रांतिकारी संबंधित है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जतेंद्र नाथ मुखर्जी। हावड़ा कहाँ पे है, हावड़ा पुल जो है आपके पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और मुखर्जी, यह मुखर्जी टाइटल कौन लगाता है, बंगाल के लोग ज़्यादातर लगाते हैं। तो अगर क्वेश्चंस में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो इस जो कॉमन सेंस से सही कर सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, क्रांतिकारियों में दुर्गा भाभी नाम से प्रसिद्ध महिला किस क्रांतिकारी की धर्मपत्नी थी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भगवती चरण बोहरा की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और उनको जिस जेल में रखा गया था उसे संबंधित गलत युग्म की पहचान करनी। महात्मा गांधी को वाघा पैलेस में रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू को वाघा पैलेस पुणे में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, सरोजनी नायडू को वाघा पैलेस में। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू को वाघा पैलेस में गलत है। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर महाराष्ट्र में रखा गया था। ठीक है, अहमदनगर जेल महाराष्ट्र में रखा गया था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदुल्ला शाह थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में और चिनहट वाला क्षेत्र कहाँ पे है, मुख्य रूप से लखनऊ से जो सटा लगा हुआ जिला है या उसका क्षेत्र है, चिनहट वहीं पे है। ठीक है, तो वहाँ पे जो नेतृत्व है अहमदुल्ला शाह द्वारा किया गया था। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण था जिसने विद्रोह में महती भूमिका निभाई थी। इसका जो सही आंसर हो क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ठीक है, अर्थात जो डिस्प्यूशन था यह जो है मुख्य रूप से जनजाति जो विद्रोह था उसका कारण था। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है कुछ विद्रोह दिए गए हैं, केंद्र और दमनकर्ता दिया गया है, तो इसे जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। दिल्ली में विद्रोह का जो दमन है किसके द्वारा किया गया था, दिल्ली में जो विद्रोह का दमन है वह निकोलसन और हडसन द्वारा किया गया था। कानपुर में विद्रोह का दमन किया था कैंपबेल ने। झांसी में विद्रोह का जो दमन है वह ह्यूरोज ने किया था, और इलाहाबाद में कर्नल नील ने किया था। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 3 2 4, 1 3 2 4। ऑप्शन ए सही है।
1886 में भारतीयों पर कौन सा कर अस्थायी रूप से लगा दिया गया था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आयकर लगा दिया गया था अस्थायी रूप से। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोगों के एकत्र होने का प्रमुख कारण क्या था? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर सैफुद्दीन कीचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जो है लोगों का जमावड़ा हुआ था वहाँ पे। सॉरी। नेक्स्ट देखिए, नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। यह नील विद्रोह के बारे में सही है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनकी स्थापना के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित करना है, जिसमें मद्रास महाजन सभा, द पूना सर्वाधिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इन सबको जो है क्रम से आपको लगाना है। इसमें अगर हम बात करें द मद्रास महाजन सभा, इसकी जो स्थापना है मद्रास महाजन सभा की 1884 में की गई थी। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? इसकी स्थापना एम.वी. राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, पूना सर्वाधिक सभा, इसकी स्थापना की गई थी 1870 में। 1870 में पूना सर्वाधिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे और जी.वी. जोशी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, द इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कब किया गया था? 1876 में किया गया था। ठीक है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब द्वारा की गई थी 1885 में। ठीक है, 1885 में। तो इसमें जो है सबसे पहले नंबर पे कौन आ जाएगा? पूना सर्वाधिक सभा आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद आएगा मद्रास महाजन सभा, फिर आएगा आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो 2, 3, 1, 4 यह जो है आपका सही हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया, सही आंसर का चयन करना है। 1892 तक साम्राज्य और प्रांतीय विधान परिषदों के पूर्ण रूपेण मनोनीत निकाय होने के बावजूद उसके पास बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने से संबंधित अधिकार थे। इल्बर्ट विधेयक से उठा तूफान सर्वाधिक उग्र था, लेकिन किसी भी तरह से गोरों के नस्लवाद की एकमात्र अभिव्यक्ति नहीं थी। यह आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला गलत है दूसरा सही है। देखिए 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था भारतीय आंदोलन के फलस्वरूप कुछ अधिकार देने के लिए बना था, परंतु इसमें केवल भारतीय विधान परिषद की शक्तियों, कार्य और रचना की ही बात की गई थी। इस अधिनियम का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग था वह निर्वाचक पद्धति का प्रारंभ होना था। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों द्वारा भारत में 1858 के बाद आधुनिकीकरण की नीति को छोड़ दिया गया। 1858 के बाद अंग्रेजों ने जातिवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही है। 1914 तक भारतीय पैदल सेना के 3/4 सिपाही निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब, नेपाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से आते थे। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, 1926 में गठित ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राव बहादुर M.G. राजा, यह जो है इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे 1926। गांधी जी से संबंधित निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी जी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। देखिए इनके द्वारा जो शुरुआत की गई थी सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल जो फरवरी 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी 1918 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका खेड़ा सत्याग्रह जो मार्च 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में हुआ था। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका रॉलेट एक्ट जो 1919 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 19वीं तथा 20वीं सदी के धार्मिक आंदोलनों के संबंध में 19वीं तथा 20वीं सदी के धार्मिक आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये धार्मिक सुधार आंदोलन बुद्धिवाद तथा मानवतावाद के सिद्धांतों पर आधारित था। इन आंदोलनों ने उभरते हुए मध्य वर्ग तथा आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोगों को सबसे अधिक प्रभावित किया। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। साइमन कमीशन के आगमन
के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन होने का प्रमुख कारण कौन था? भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्रवाई पर पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विसदनी समाप्त कर दिया था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, जिस कारण जो है इसका व्यापक स्तर पर पूरे भारत में विरोध किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अखिल भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन आनंद मोहन बोस ने 1883 में किया था। एजो ह्यूम के प्रयासों से 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन नामक संस्था का गठन किया गया। पी आनंद चालू एवं शिशिर कुमार घोष कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं में शामिल थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प जो है सही है। देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, उसका जो प्रारंभिक नाम था वह इंडियन नेशनल यूनियन था, जिसे उस समय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के सुझाव पर जो है इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ठीक है, तो तीनों विकल्प जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है ये आपको बताना है। 1905 का बनारस अधिवेशन, 1905 बनारस बंगाल विभाजन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। 1906 कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया। 1908 मद्रास अधिवेशन स्वशासन को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। 1909 का लाहौर अधिवेशन पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर अस्वीकृति व्यक्त की गई। आपको बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। देखिए इसमें अगर हम बात करें कांग्रेस के अधिवेशनों में, जो पहला हुआ था मुंबई में हुआ था 1885 में, ठीक है, जिसमें जो है कांग्रेस की रूपरेखा को तैयार किया गया था। लखनऊ 1899 रमेश चंद्र दत्त द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और इसमें भू राजस्व का निर्धारण किया गया था। बनारस अधिवेशन 1905 गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और इसमें बंगाल विभाजन के विरुद्ध आक्रोश को व्यक्त किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 जिसमें दादा भाई नौरोजी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और इसमें कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वराज की घोषणा की गई थी। ठीक है, उसके बाद है सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी 1907 में और इसमें कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। फिर है आपका मद्रास अधिवेशन, ये भी 1908 में हुआ था। इसके अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, और इसमें कांग्रेस के संविधान तैयार किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1909 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता एम मालाबारी द्वारा की गई थी और इसमें पृथक निर्वाचक क्षेत्र की अस्वीकृति को व्यक्त किया गया था। और 1928 में कलकत्ता में इसके अधिवेशन हुआ था, मोतीलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और इसमें जो है नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो यह कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन है और उसमें क्या किया गया था उसकी जो है बातें की गई हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? मुजफ्फरपुर बम कांड खुदीराम बोस, दिल्ली षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, नासिक षड्यंत्र केस बसंत कुमार विश्वास। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा गलत क्यों है? तीसरा की अगर हम बात करें, देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड खुदीराम बोस, दिल्ली षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, लेकिन बसंत कुमार विश्वास का संबंध जो है वह नासिक षड्यंत्र केस से नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया था, यह आपका गलत है। अन्य जो विकल्प हैं वो असहयोग आंदोलन के बारे में सही है। जैसे फरवरी 1922 में हिंसा की फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, सही है। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, यह भी सही है। और जीडी बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था, यह भी सही है। ठीक है, तो जो गलत है वो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए इसका खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है अली बंधुओं ने किया था, सही है। होम रूल का जो नेतृत्व है वह किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ये भी सही है। बारदोली सत्याग्रह का विट्ठल भाई पटेल नहीं बल्कि इनके भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे, जो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। सोहन सिंह भाखना ने 1913 में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की थी। अब्दुल रहमान, रामचंद्र, बरकतुल्ला, भाई परमानंद, ये सभी जो है गदर पार्टी से संबंधित थे।
आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प जो है वो सही है, ठीक है। और जो इसकी अगर हम बात करें गदर पार्टी की स्थापना, तो 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसका PDF भी आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, और जिस क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हो उसे एक बार पुनः देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कल से जो है ध्यायस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।